बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आसिफ फवाद। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि हम चैप्टर नंबर 19 को डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 19 फुली ताल्लुक रखता है विद द बिहेवियर्स। और फर्स्ट लेक्चर में आपको बिहेवियर की डेफिनेशन काफी क्लियर हो गई होगी कि वो कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर परफॉर्म करता है किसी भी स्टिमुलाई के लिए, और वो स्टिमुलाई इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। सो ये जो कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? बिहेवियर्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो बिहेवियर्स हैं उसका डीएनए से भी बहुत ज्यादा ताल्लुक है, क्योंकि देखा यह गया है कि बहुत सारे जानवरों में और इंसानों में कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि माँ बाप से ट्रांसफर होते हैं टू द पेरेंट्स, और उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे कैरेक्टर्स कहलाते हैं, इननेट बिहेवियर कहलाते हैं। सो वो रिस्पॉन्सेज जो कि एक ह्यूमन बॉडी या कोई एनिमल क्रिएट करेगा अगेंस्ट अ डिफरेंट टाइप, अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ स्टिमुलाई, और वो जो रिस्पॉन्स है अगर वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स थ्रू द डीएनए, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। सो इस डीएनए ट्रांसफर के नतीजे में जो कैरेक्टर ट्रांसफर, जो बिहेवियर ट्रांसफर होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इननेट बिहेवियर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको नजर भी आ रहा है कि इननेट बिहेवियर एक्चुअली क्या है। इननेट बिहेवियर्स हमारे पास एक्चुअली इनहेरिटेड है, और इनहेरिटेड लफ्ज का मतलब यह है वो खुसूसियत जो कि मुंतकिल होती है माँ बाप से बच्चों में। उसके साथ साथ जो इननेट बिहेवियर्स है ये आपके पास इनबोर्न है। इनबोर्न का मतलब कि पैदाइशी है, और साथ साथ में बाज़ औक़ात हम इननेट बिहेवियर्स को इंस्टिंक्टिव भी बोल सकते हैं। और इंस्टिंक्टिव से मुराद क्या है? कि ये वो एक्शंस हैं जो कि हमारी कंट्रोल में नहीं होते, हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं होते, और ऑटोमेटिकली होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम बातें कैसे साबित होती हैं? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि इननेट बिहेवियर एक्चुअली जब ये मुंतकिल होते हैं फ्रॉम माँ बाप से बच्चों में, सो ये एक्चुअली ऐसे बिहेवियर्स को परफॉर्म करने के लिए किसी भी किस्म की पेरेंटल ट्रेनिंग, किसी भी किस्म के एक्सपीरियंस, और किसी भी किस्म का कांटेक्ट विद द अदर मेंबर ऑफ द स्पीशी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इननेट बिहेवियर के अंदर जितने भी रिस्पॉन्सेज एक ह्यूमन बॉडी क्रिएट कर रही है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर रहा है, सो एक्चुअली ये तमाम के तमाम जो बिहेवियर्स हैं ये खुद ब खुद परफॉर्म होते हैं, फर्स्ट टाइम होते हैं, और बिल्कुल ऐसे एक्शंस होते हैं कि इसमें किसी किस्म के एक्सपीरियंस, किसी किस्म की पेरेंटल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब कि जब भी कोई लिविंग बॉडी अपना इननेट बिहेवियर परफॉर्म करेगी, सो पहली बार ही वो बिल्कुल क्या होगा? मुकम्मल होगा, और बिल्कुल ही प्रोफेशनल और एक ट्रेंड बिहेवियर होगा, एक एक्सपीरियंस्ड बिहेवियर होगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सो वो पैदा होते ही रोता है। सो अब ये जो रोना है ये इसको कोई सिखाता नहीं है, ये रोना, ये रिस्पॉन्स जो है बच्चे के नर्वस सिस्टम में पहले से मौजूद होता है। सो इसका मतलब जब पहले से मौजूद है, सो पेरेंट्स से ये ट्रांसफर हुआ है टू दी ऑफस्प्रिंग्स। उसके साथ साथ अगर हम इननेट बिहेवियर्स की कुछ खुसूसियात देखते हैं, तो खुसूसियात में पता ये चलता है कि इननेट बिहेवियर जो है ये पहले से बिल्ट इन होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं इन व्हाट? इन द नर्वस सिस्टम। तो इसका मतलब कि सो इननेट बिहेवियर्स को परफॉर्म करने के लिए जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं वो ऑलरेडी बच्चे में पैदा होते ही मौजूद होती हैं या उसकी पैदाइश से पहले मौजूद होती हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम का लफ्ज लगाना यहां पे क्यों जरूरी है? क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि कोई भी रिस्पॉन्सेज अगर बिहेवियर को क्रिएट कर रही हैं, सो वो रिस्पॉन्सेज एक्चुअली आ कहां से रही होती है? फ्रॉम द ब्रेन। और इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि जब भी कोई स्टिमुलाई आएगा, और लेट्स सपोज ये ऐसा स्टिमुलाई है जो कि इननेट बिहेवियर को ऑन करेगा, सो व्हाट वुड हैपन? इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेगा कौन? दे विल बी डिटेक्टेड बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स, और सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज भेजेंगे टू व्हाट? टू द एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है, ये एक्चुअली इंटरप्रेट करेंगी इस स्टिमुलाई को और मैसेज पास करेंगी टू व्हाट? टू द मोटर न्यूरॉन्स।
नाउ जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो एक्चुअली कनेक्टेड होती हैं किस चीज के साथ, विद द इफेक्टर्स। और इफेक्टर्स आपके पास क्या हो सकते हैं, इफेक्टर्स आपके पास ग्लैंड्स हो सकते हैं, इफेक्टर्स आपके पास मसल्स हो सकते हैं। और ये इफेक्टर्स और मसल्स करेंगे क्या, दे विल एक्चुअली गिव अस व्हाट, they will give us a response, and whenever there is a response created, that response is actually what, that is a behavior। और अगर ये response पैदाइशी है तब innate behavior कहलाएगा। Dear students, उसके साथ साथ जो हमारे पास innate behaviors है, they are actually what, automatic और मशीन लाइक होते हैं। जब ऑटोमेटिक की बात आएगी तो इससे मुराद हमारे क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होती हैं। इससे मुराद हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए किसी किस्म की ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती, जिनको परफॉर्म करने के लिए आपको अपनी मर्जी की जरूरत भी नहीं होती है। सो इननेट बिहेवियर्स भी क्या है, दे आर ऑटोमेटिक। उसके साथ साथ ये इननेट बिहेवियर इतने इंस्टिंक्टिव हैं दैट दे आर नॉट फॉरगॉटन, हम कभी इनको भूल नहीं सकते। और कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी हैं कि अगर इंसान पागल भी हो जाए तब भी वो इन इननेट, इस पैदाइशी बिहेवियर्स को याद रखता है। उसके साथ साथ जो इननेट बिहेवियर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, दे आर वेरी मच नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी। क्योंकि अगर इननेट बिहेवियर किसी भी एक इंडिविजुअल में मौजूद नहीं होंगे तो वो रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे और शायद उसकी जिंदगी को भी खतरा हो। कैसे होगा, सो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स पे जाते हैं और उन तमाम एग्जांपल्स को आप रिलेट कर सकते हो इन पॉइंट्स के साथ कि इननेट बिहेवियर आर बिल्ट इन नर्वस सिस्टम, they are automatic, they are never forgotten, and they are very much needed for the survival of the species, for the continuity of the species, for the successful reproduction of the species. So let's move on to the examples of innate behavior. So dear students, if we talk about the examples of innate behavior, so examples में हमारे पास क्या है, a young spider is able to spin and weave a web in its first attempt। कि जो मकड़ी है वो जैसे ही पैदा होती है तो उसको ये पता होता है कि जाल कैसे डालना है, वेब कैसे बनाना है। सो एक्चुअली उसकी माँ, उसकी बाप उसको ट्रेनिंग नहीं देता। एक्चुअली जाल बनाना जो है, वेब बनाना जो है, वो ऑलरेडी उस मकड़े के माइंड में बिल्ट इन होता है। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या क्लियर करता है। और वो जो मकड़ा है वो कभी भी जाल बनाना भूलता नहीं है, ऑटोमेटिकली वो बनते जाते हैं। और ये जो वेब बनाना है ये उस स्पाइडर के लिए क्या है, उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर वो जाल नहीं बनाएगा तो किसी भी शिकार को वो पकड़ नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो न्यूट्रिशन है वो अफेक्ट होगी, सर्वाइवल उसका मुश्किल होगा अगर वो भूल जाता है कि वेब कैसे बनाना है। बट इट नेवर हैपेंस। उसके साथ साथ जो कैटरपिलर है वो उसको ये पता होता है कि कोकून बनाना है। जैसे हम रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको ये पता है कि रेशम बनानी कैसी है, कोकून कैसे बनाना है। उनके पास ऑलरेडी पहले से ये इंफॉर्मेशन उनके माइंड में, उनकी बॉडी में मौजूद होती है, जिसके लिए किसी किस्म की ट्रेनिंग, किसी किस्म के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। साथ में थर्ड एग्जांपल में देखते हैं। सो अ पेयर ऑफ बर्ड इज एबल टू बिल्ड अ नेस्ट। कि जो जोड़ा है, लेट्स सपोज परिंदों का, चिड़ियों का, उनको ये पता होता है कि घोंसला बनाना कैसे है। और वो घोंसला वो फर्स्ट टाइम बनाते हैं, अपने माँ बाप से सीखते नहीं है। सो घोंसला बनाना क्या हुआ, वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ये पहले से नर्वस सिस्टम में मौजूद है। उसके साथ साथ अ चिक्स पैकिंग ऑन द ग्राउंड, कि लेट्स सपोज एक मुर्गी का बच्चा है, उसको ये पता है कि जमीन से दाने को क्या करना है, चुनना है। सो ये जो जमीन से दाना का चुनना है ये एक्चुअली उस चिक के अंदर ऑलरेडी उसकी नर्वस सिस्टम में बिल्ट इन होता है और उसको फर्स्ट टाइम परफेक्ट परफॉर्म करता है। उसके साथ साथ बर्ड्स का गाना, परिंदों की डिफरेंट आवाजें निकालना, उसमें भी पेरेंटल केयर, पेरेंटल ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस इन्वॉल्व नहीं होती, ऑलरेडी ये बिल्ट इन होते हैं और कभी भूलते भी नहीं है और इनके सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। उसके साथ साथ माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स, पिछले लेक्चर में हमने बात की कि बर्ड्स जो हैं उनके पास कुछ बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि अर्थ की हैं वो उनको नजर आ सकती हैं। सो इसी तरह जो बर्ड्स हैं जब वो माइग्रेशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो वो किसी मैप को लेके नहीं चलते, एक्चुअली उनके माइंड में ऑलरेडी जीपीएस इंस्टॉल्ड है फ्रॉम द नेचर। सो
इस तरीके से वो एक जगह से, एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस हैं जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, दे आर इनवॉलेंट्री। जैसे मिसाल दी मैंने आप लोगों को कि अगर आप लोग अनजाने में किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं सो हाथ ऑटोमेटिकली खिंच जाता है। सो ये एक्चुअली क्यों होता है कि जैसे ही हीट महसूस हुई वो जाती है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन टू द ब्रेन, ब्रेन में नहीं जाएगी क्योंकि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। सो मैसेज जाएगा टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर को मैसेज आएगा और हाथ के मसल्स जो है वो पुल होंगे और हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर को उठेगा। सो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस है, इवन जो स्नीजिंग है वो भी अक्सर रिफ्लेक्सेस में होती है। सो इनको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जितने भी आपके पास इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शंस। उसके साथ साथ एग्जांपल में हम ह्यूमन सकलिंग रिफ्लेक्सेस हैं। ह्यूमन सकलिंग रिफ्लेक्सेस ऐसा है कि जब बच्चा पैदा होता है और वो माँ के मेमोरी ग्लैंड्स को सक करता है, सो ये बच्चे का जो सकिंग है वो उसको माँ सिखाती नहीं है, बल्कि बच्चे को पैदाइशी तौर पे पता होता है कि दूध को सक कैसे करना है। और उसके साथ साथ जैसे ही बच्चा सकलिंग स्टार्ट करता है सो माँ की बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं और उसके नतीजे में सबसे पहले कोलोस्ट्रम आता है और उसके बाद मिल्क इजेकुलेशन होती है। सो ये जो माँ की बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ और बच्चा जो है उसकी जो सकलिंग रिफ्लेक्स एक्शन है ये भी क्या है? दे आर ऑल्सो ऑटोमेटिक, जिसके लिए किसी किस्म की ट्रेनिंग, किसी किस्म का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं होता और ना ही इंसान या कोई और जानवर इसको दूसरों से सीखता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों को अगर हम समराइज करें तो समराइज ऐसे कर सकते हैं कि इननेट बिहेवियर्स एक्चुअली क्या होते हैं? दे आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। जेनेटिकली, जेनेटिक्स से मुराद क्या है? जो ये लफ्ज है ये जेनेटिक्स से निकला है। और जेनेटिक्स हम किस चीज को बोलते हैं कि ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स डीएनए के जरिए पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं इनटू द ऑफस्प्रिंग्स। सो जब इननेट बिहेवियर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, सो जेनेटिक का मतलब ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड दैट इज व्हाट ऑटोमेटिक। और इसको कैरी कौन करेगा? दिस विल बी कैरीड बाय व्हाट? दिस विल बी कैरीड बाय the deoxyribonucleic acid DNA, which is called as hereditary material, और जीनोम भी आप इसको बोल सकते हैं। Now dear students, जब इंडिविजुअल्स जो हैं किसी भी स्पीशी के वो इनहेरिट करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं किसी भी बिहेवियर को फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, सो इसको हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? एज एमसीक्यूज को आपको याद रखना है। वी कैन कॉल इट व्हाट? वी कैन कॉल इट एज इथोग्राम। We can call it as what? इथोग्राम। और इथोग्राम का लफ्ज सुनते ही आपके जहन में इथोलॉजी आया होगा, और इथोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट? ऑफ बिहेवियर्स। लेकिन अगर बिहेवियर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स देन इट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? इथोग्राम। सो डियर स्टूडेंट्स, these innate behaviors are what? They are actually encoded by DNA and they have a phylogenetic adaptation। जब हम encoded by DNA की बात कर रहे हैं सो ये एक्चुअली इसका मतलब ये है कि एक ह्यूमन बॉडी या कोई भी जानदार, चाहे वो बैक्टीरिया है, प्रोटिस्ट है, फंजाई है, एनिमल है या प्लांट है, उनमें जितनी भी खुसूसियात होती हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट है, लीफ की विड्थ है, लीफ की लेंथ है, ह्यूमन बॉडी का स्किन कलर है, हेयर कलर है, ये तमाम के तमाम जो कैरेक्टर्स होते हैं एक्चुअली इन कैरेक्टर्स की मालूमात एक कोड की फॉर्म में मौजूद होती हैं इन द डीएनए। सो इस वजह से डीएनए को हम क्या बोल सकते हैं? कोड ऑफ लाइफ बोलते हैं। मतलब डीएनए के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ऐसे कोड्स मौजूद हैं कि अगर वो कोड्स एक्सप्रेस हो जाए तो उसके नतीजे में एक ह्यूमन बॉडी को, एक प्लांट को, एक एनिमल को एक कैरेक्टर मिलता है। सो इननेट बिहेवियर खुद एक कैरेक्टर है और इसकी इंफॉर्मेशन एक कोड की फॉर्म में किस में मौजूद है? इन द डीएनए। और एवोल्यूशन के मुताबिक क्या है कि ये जो इननेट बिहेवियर्स हैं ये एक्चुअली शो करती हैं हमारी क्या? फाइलोजेनेटिक एडॉप्टेशंस। फाइलोजेनेटिक एडॉप्टेशन का जो लफ्ज है इसमें फाइलोजेनेटिक निकला है फ्रॉम फाइलोजेनी, और फाइलोजेनी हम बोलते हैं किस चीज को? शजरे नस्ब को बोलते हैं। कि कैसे एक फैमिली जो है, लेट्स सपोज एक आवान फैमिली है, उसके साथ साथ सल्जूक फैमिली है, सो ये जो फैमिलीज है इनका एक बैकग्राउंड है,
सो व्हाट हैपेंस कि एवोल्यूशन के मुताबिक कि जो स्पीशीज हैं वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज हुई हैं, और इतनी चेंज हुई हैं कि वो अपने एंसेस्टर से एक स्टेज पे अलहदा हो जाती हैं और एक अलग स्पीशी के तौर पे आती हैं। सो इसी तरह जो इननेट बिहेवियर्स हैं इनकी भी क्या है, एक फाइलोजेनेटिक एडॉप्टेशंस है कि अगर बच्चा जो है वो पैदाइशी तौर पे रोता है, सो इसके बैकग्राउंड में एक्चुअली हमारे पास क्या है, कुछ ऐसी एडॉप्टेशंस हैं जो कि ह्यूमन स्पीशी, ह्यूमन होमोसैपियन को या होमोसैपियन के जो एंसेस्टर्स हैं उनको एडॉप्ट करने के लिए जरूरी था। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जो इननेट बिहेवियर्स हैं ये ट्रांसफर हुए हैं बहुत स्लोली एंड स्टेडीली एडॉप्टेशन प्रोसेस के जरिए फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स टू दिस न्यू जनरेशन। सो जो इननेट बिहेवियर्स हैं, जब फाइलोजेनेटिक एडॉप्टेशन की हम बात करते हैं तो इसका मतलब सिंपली क्या होगा कि ये सर्वाइवल के लिए ज्यादा जरूरी है। माहौल के मुताबिक खुद को आप ढालते हैं, और अगर वही कैरेक्टर जब बच्चों में ट्रांसफर होगा तब वो क्या होगा, तब एक्चुअली वो जेनेटिक एडॉप्टेशन होगी जो कि ट्रांसफर हो गई है। सो इसी तरह इननेट बिहेवियर जो है उनकी भी क्या है, एक फाइलोजेनेटिक एडॉप्टेशन है, मतलब बहुत दूर से कई नस्लों से ये कैरेक्टर्स जो हैं आपके पास आए हैं और उन नस्लों में एक्चुअली ये उनकी एडॉप्टेशन थी फॉर देयर सर्वाइवल। सो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों के साथ नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो इननेट बिहेवियर के टॉपिक है इसको फुली हम समराइज करें, सो समराइज इसको हम कर सकते हैं कितने पॉइंट्स में, 5 पॉइंट्स में। और ये जो 5 पॉइंट्स है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी इननेट बिहेवियर्स की? नंबर 1, दे आर हेरिटेबल, और इस लफ्ज से आपकी काफी जानकारी हो गई है कि हेरिटेबल से मुराद क्या है कि ये वो बिहेवियर्स हैं जो कि माँ बाप से ट्रांसफर होंगे टू द ऑफस्प्रिंग्स। उसके साथ साथ जो इननेट बिहेवियर्स हैं they are what they are intrinsic, और intrinsic का मतलब क्या है, that these characters will be present in the animals if they are raised even in isolation। कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्पीशी के आपके पास 4-5 मेंबर्स हैं और उन 4-5 मेंबर्स को आप एक दूसरे से अलहदा कर दो, सो उनमें जो इननेट बिहेवियर है वो सब में सेम होगा और सब में फर्स्ट टाइम परफेक्टली परफॉर्म होगा। सो जब आप किसी भी स्पीशी के मेंबर्स को आइसोलेट करते हैं और उन सब के अंदर आपको कॉमन बिहेवियर्स मिलते हैं, सो ये एक्चुअली इनके क्या है, इननेट हैं जो कि ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक लफ्ज से डिनोट करते हैं। साथ साथ में जो इननेट बिहेवियर्स हैं दे आर स्टीरियोटिपिक। स्टीरियोटिपिक का मतलब कि जब भी परफॉर्म किए जाएंगे ये क्या होगा, एक ही तरीके से परफॉर्म होगा। लाइक आपके रिफ्लेक्स एक्शंस है, रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट तरीकों से कभी नहीं होते, ये एक ही सेम तरीके से चलता है। सो जब भी कोई एक्शन जब भी आप करें, बार बार करें और वो एक ही तरह का एक्शन हो, सो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियोटिपिक बोलेंगे। उसके साथ साथ जो इननेट बिहेवियर्स हैं दे आर इनफ्लेक्सिबल, मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस के साथ इननेट बिहेवियर्स में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आता। कि अगर हम ये कहें कि हम इंसान या कोई और जानवर अपने इननेट बिहेवियर्स को विद द एक्सपीरियंस या विद द डेवलपमेंटल स्टेजेस चेंज करना चाहे, सो ये पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब कि जो इननेट बिहेवियर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इनकोडेड फॉर्म में मौजूद है डीएनए में और बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। इनमें म्यूटेशंस की चांसेस बहुत कम होती हैं, क्योंकि अगर इननेट बिहेवियर्स में म्यूटेशंस आएंगी सो उसके नतीजे में सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके साथ साथ जो इननेट बिहेवियर्स हैं दे आर व्हाट दे आर कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का मतलब दे आर फुली डेवलप्ड, दे आर फुली एक्सप्रेस्ड एट द फर्स्ट परफॉर्मेंस। पहले ही बार परफॉर्म करने में ये क्या होते हैं, बिल्कुल 100% करेक्ट होते हैं। सो ये आपके पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इननेट बिहेवियर्स की, और याद ये रखिए कि इननेट बिहेवियर्स बिल्ट इन है, नेवर फॉरगॉटन है, जब भी परफॉर्म करेंगे बेस्ट परफॉर्म होगा, और उसके साथ साथ ये इनकोडेड होते हैं बाय द डीएनए। सो डीएनए इज एक्चुअली व्हाट, जेनेटिक मटेरियल। और जो इननेट बिहेवियर्स हैं इनके 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट दे आर हेरिटेबल, दे आर इंट्रिंसिक, स्टीरियोटिपिक, इनफ्लेक्सिबल एंड कंज्यूमेट। और इसमें जो एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिफ्लेक्स आर्क, जो कि आपके नए लेक्चर में एक दूसरे बिहेवियर टाइप के साथ इंक्लूडेड होगा। सो डियर स्टूडेंट्स,
आई होप कि आज के टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।